चलिए। आइए। क्या पढ़ा रहे हैं? समझा रहे थे ना। पान खिलाओ तुझे। पान खिलाओ। पान खा के पढ़ेंगे। जलवायु ना। जलवायु किसे कहते हैं बताइए तो। हाँ। तो सब में कर रहे हैं। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसूनी पवन से? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ना। अच्छा। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। अच्छा, तमिलनाडु के तट पर वर्षा शीत ऋतु में किससे होता है? लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है, इसी से न होता है। चलिए। तो ये सब बात याद है ना? अब पूछिए तो, क्या प्रॉब्लम था आपका? पूछिए तो। पूछिए। अब कोई प्रॉब्लम ही ना है। क्या आप हंस रही है? हाँ, फिर से पूछिए। झारखंड से। झारखंड से हैं आप? हाँ। न्यू बैच में कौन बैच ज्वाइन किए हुए? 1 अगस्त से। कब से ज्वाइन किए हैं? अगस्त सितंबर अक्टूबर, अरे बाप रे, बहुत लेट से ज्वाइन किया। आगे बोलिए। हाँ, तैयारी कौन चीज का करना है आपको? हाँ। तो अब क्या? ओ, फाउंडेशन टाइप का। फाउंडेशन टाइप का 1 साल के लिए। अच्छा। इस बार एग्जाम दे रहे हैं? इस बार दे रहे हैं ना? इस बार अगर आप दे रहे हैं ना, तो अभी इसी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, एक बार दम लगाइए ना। ठीक है। जैसे पीटी निकल जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, बैच का क्या है, बैच तो आते जाते रहेगा। तो ऑफलाइन ज्वाइन किए हैं या ऑनलाइन ज्वाइन? ऑनलाइन भी लिए हुए हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि जो है आ, जैसे करेंट पढ़ाएंगे, करेंट जैसे सब बुक नहीं लिया है। 20 गो तो है, शांत रहो ने ले लिया है, तू ले लिया है तो क्या सब ले लिया है? क्या क्या करता है, बात कर रहे हैं, बात करने दो। तो हम कहेंगे क्या, 1 महीना का बात है। 1 महीना का बात। इस बैच को अच्छे से। 1 महीना का बात है, 1 महीना जो है ना, इस बैच को अच्छे से कीजिए। और प्रीलिम्स एग्जाम दीजिए आप। फिर आगे जो है ना, फिर आगे आप हमसे मिलिएगा। अभी हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर
करंट हो गया, फिर आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो गया। अगर मान लिया जाए साइंस आपका कैसा है, साइंस अच्छा है, अगर मान लिया करंट भी अच्छा हो गया और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट सब मिला करके 50% भी हो गया ना, तो फिर मतलब आपका बेड़ा पार हो जाएगा, पीटी हो जाएगा। हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में कम से कम मॉडर्न कर लीजिए, मॉडर्न पूरा कीजिए, ठीक है, मॉडर्न पूरा कीजिए। और पॉलिटी ज्योग्राफी में तो हो ही रहा। पॉलिटी में तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज की तो अब पढ़ेबे करेंगे। छूटा हुआ है छोड़िए ना उसको, ये जो अब पढ़ेंगे ना वही महत्वपूर्ण है, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पॉलिटी में जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लीजिए, हिस्ट्री में लेकिन पूरा मॉडर्न कर लीजिए, करेंट तो पढ़ेबे करेंगे। फिर रहा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में तो हो ही रहा, ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी तो एक ही चैप्टर पढ़ा है, तो दूसरा चैप्टर तो हाल ही फिलहाल में पढ़ा है, ज्योग्राफी पूरा हुआ है। चलिए तब तो ठीक है, बढ़िया जा रहे हैं। साइंस आपका अच्छा है, 1 महीना इसी में आप जोर लगाइए मेरे ख्याल, ठीक है। हो जाएगा, देखिए पीटी हो जाएगा तो एक आत्मविश्वास भी ना आएगा, जहाँ हमसे हो सकता है, बात समझ रहे हैं। तो अभी 1 महीना जो है इसी में पूरा जोर लगाया जाए, मेरे ख्याल ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लगता है पान पैदा करने चल गया है। सुनिए, सुनिए, अरे मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। बिट्टू झा सर जो है फाउंडेशन बेच नहीं ली है, ठीक है, इसी वजह से बेच नहीं लेते हैं ना, तो मेरा जो है ना, मतलब क्या बताएं, बड़ी दिक्कत होता है हमको। अगर दिक्कत होता है कोनो एक चीज से, तो क्लास नहीं होता है तब हमको बड़ी दिक्कत होता है। चाहे मेरा भी क्लास अगर नहीं होता तैयो, भले हम क्लास नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन हमको कष्ट बड़ी होता है, अंदर से कष्ट होता है, अंतर आत्मा से कष्ट होता है, समझ रहे हैं। मतलब ऐसा कष्ट होता है कि हम बयां नहीं कर सकते हैं। तो सब इस सबको गरियाते हैं, ऐसे थोड़े गरियाते हैं। मतलब मेरा पान खाता के है, गाड़ी में रहता है कि खाता है, साला लगता है सबके बाप का बपौती है। सुबह सुबह ही जो है हम मतलब पान अपना गाड़ी में रखवा लेते हैं, इसका मतलब है गाड़ी में ना है, इसी वजह से लेट लग रहा है। सबके बाप का बपौती है, जिसको मन होता है खा लेता है। सुनिए, क्या पढ़ा रहे थे, भारत की, उसमें कुछ समझाए थे और कुछ समझाना बाकी है, प्रयास करते हैं खत्म कर देने का इसको, ठीक है। देखिए बाबू, देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत में अगर वर्षा देखा जाए, तो कल के सेशन में हम आपको एक बात बताए हैं कि भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से। दक्षिणी
पश्चिमी मानसूनी पवन से। दक्षिणी पश्चिमी रख दो रख दो रख दो, जाओ रख दो रख दो। भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है, लगभग 74%। 74%। इसके बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन से होता है। लौटते हुए मानसूनी पवन से होता है लगभग 13%। फिर प्री मानसून, प्री मानसून से 10% के आसपास वर्षा होता है। और फिर पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से 3% के आसपास वर्षा होता है। पश्चिमी विक्षोभ से 3% के आसपास वर्षा होता है। पश्चिमी विक्षोभ से 3% के आसपास वर्षा होता है। टोटल जोड़िए 100% हो जाएगा। देखिए हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है पक्का है। जोड़ घटवाता है ना जी। इसको छापना है, छापिए। छाप लिए। अब देखिए बाबू, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से वर्षा क्यों होता है कल हम आपको बताए थे, नहीं बताए। इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है, यानी इसकी उत्पत्ति जलीय भाग से होती है। इसी वजह से इससे वर्षा होता है। फिर उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की जो शाखा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, वहां से वह नमी प्राप्त करती है और तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। इन दोनों के बारे में तो कल के सेशन में हम आपके साथ चर्चा किए थे। अब देखिए, प्री मानसून और पश्चिमी विक्षोभ, प्री मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। देखिए बाबू, जैसे वेडिंग के पहले, शादी के पहले प्री वेडिंग होता है। आजकल कल्चर चल गया है, और प्री वेडिंग में जो है फोटो शूट होता है लड़का लड़की का, ठीक है। प्री वेडिंग में जहां तक हम देख पा रहे हैं, एक प्रकार से फोटो शूट सेशन होता है। वो एक प्रकार से फोटो शूट सेशन होता है प्री वेडिंग। देखिए ये सब प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, ये सब जो है ना पैसा वाला के लिए, ये गरीब लोग के लिए ना है।
ये जो है अंबानी अडानी जैसे अमीर लोग के लिए प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग, यहाँ पर तो गरीब आदमी को ओरिजिनल वेडिंग समझ में नहीं करता है। अरे एकदम सही बात है, 100% सही बात है। ठीक है, आपको जैसे वेडिंग से ठीक पहले वेडिंग प्री वेडिंग, वैसे ही मानसून काल यानी वर्षा ऋतु, जहां तक भारत में ऋतु का सवाल है, मौसम का सवाल है, मौसम कितने? 4। जिसमें अगर ग्रीष्म ऋतु की हम लोग बात करें, पंद्रह मार्च से 15 जून। फिर वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें, 15 जून से 15 सितंबर। 15 जून से 15 सितंबर, 15 जून से 15 सितंबर वर्षा ऋतु, 15 जून से 15 सितंबर। ठीक है, तो ई तो वर्षा ऋतु, इसको मानसून काल कहते हैं। मतलब भारत में वर्षा 15 जून से 15 सितंबर के बीच होता है। लेकिन एक बात बताइए बाबू, क्या अप्रैल में वर्षा नहीं होता है? क्या मई में वर्षा नहीं होता है? ठीक है, बहुत वर्षा नहीं होता है, लेकिन हल्का फल्का वर्षा नहीं होता है। आप याद कीजिए, अप्रैल मई का माह, कड़ाके की धूप होती है, कड़ाके की धूप होती है। अचानक तेज हवा बहेगा, अचानक तेज हवा बहेगा, एकदम आंधी तूफान आएगा। आप याद कीजिए ना, हो आपके गांव में आम का पेड़ है, उस टाइम में अप्रैल मई के माह में आम का जो टिकुला होता है, वो आपको उस तेज हवा में गिर जाता है, टूट जाता है। होता है या नहीं होता है? बताइए। नहीं होता है। और आपको तेज आंधी तूफान आता है। आप याद कीजिए, मार्च अप्रैल का माह गेहूं का मौसम होता है, गेहूं का कटाई होता है। गेहूं की कटाई के बाद जो है उसका एक प्रकार से दौनी यानी मड़ाई होता है, मतलब उससे दाना निकाला जाता है। फिर उसको जो है सुखाया जाता है, उसको सुखाया जाता है। तो उसको अगर आपको छत है तो छत पे सुखाया जाता है, जैसे छत पे सूख रहा है। अचानक तेज हवा लगेगा, तेज हवा आएगा, मतलब बादल छा जाएगा, आदमी सब जो है तुरंत गेहूं छत पर से नीचे करना शुरू कर देता है। अब पता चला वो हवा बह गया। और कभी काल होता है वो बरसों हो जाता है। याद है? आप लोग पता नहीं, किसान का बाल बच्चा न है। हम तो किसान का बाल बच्चा, हम तो ये सब चीज खूब देखे। यहाँ पर अधिकतर किसानी का बाल बच्चा होगा। ठीक है, कितने के पिताजी किसान, देखिए गर्व से कहिए हमारे पिताजी किसान है। कितने के पिताजी किसान है? तब तो आप समझ रहे होंगे ये चीज, समझ रहे हैं ना? गिरा गिरा लीजिए बाबू। तो वही वही सुनिए, जैसे मुख्य विवाह से ठीक पहले फोटो शूटिंग का जो कार्यक्रम होता है, प्री वेडिंग, वैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले, वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होता है, यानी 15 मार्च से 15 जून के बीच में जो वर्षा होता है, अप्रैल मई में जो वर्षा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्री मानसून। क्या कहते हैं? प्री। और जानते हैं बाबू, कि जो प्री मानसून होता है, इसके होने से पता है
आम पकने लगता है। आम आम पकने लगता है। लीची लीची पकने लगता है। हाँ, जामुन, हाँ, ये सब पकने लगता है। तो ये सब वर्षा जो होता है लाभदायक होता है यार। मतलब लीची के खेती करने वाले किसानों के लिए, आम का खेती करने वाले किसानों के लिए, कॉफी का खेती करने वाले किसानों के लिए लाभदायक होता है। तो इस प्री मानसून काल में होने वाले वर्षा को पता है, प्री मानसून काल में होने वाले वर्षा को केरल में केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में चेरी ब्लास्म कहते हैं। चेरी ब्लास्म कहते हैं। और एक बात सुनिए, जरूरी नहीं है कि जो बादल गरजे वो बरसे ही। आप याद कीजिए अप्रैल मई के माह को, कभी काल बादल गरजता है तो बरसबो करता है, लेकिन कभी काल बादल गरजता तो है लेकिन बरसता नहीं है। तो वो जो तेज हवा होती है जो बरसती नहीं है, उसको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। असम में बोर्डो इचिला कहते हैं। ओडिशा में नार्वेस्टर कहते हैं। ओडिशा में नार्वेस्टर कहते हैं। अगर वर्षा हो गया तो वो वर्षा तो उस समय होने वाले फसल के लिए बड़ी लाभदायक होता है। लेकिन वो वर्षा कभी कभी कौन फसल, किसान का बाल बच्चा बोलिए, तो वो वर्षा कभी काल बहुत ज्यादा हो जाता है, कौन फसल बर्बाद हो जाता है? गेहूं और मूंग। मूंग भी बर्बाद हो जाता है। आप लोग मूंग का दाल खाते हैं कि नहीं खाते? हम तो सालों भर मूंग का दाल खाते हैं, हम लोग खूब मूंग होता है। मूंग मूंग समझ रहे हैं ना? हाँ, खैनी का भी होता है उस टाइम। खेड़ी। ओ हाँ हाँ। हाँ, उतना हमको नहीं हमको मूंग समझ में आता है। मूंग का दाल हम खाते हैं, हमको समझ में आता, बात खत्म। और भी दाल बहुत सारा है। सुनिए, तो सुनिए, आपके एग्जाम में यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है, काल बैसाखी के बारे में पूछा हुआ है? नहीं पूछा हुआ है। काल बैसाखी पूछा हुआ है। अब बोर्डो इचिला भी पूछा हुआ है। समझ रहे हैं ना? आम्र वर्षा, हाँ सही बात है, आम्रो वर्षा पूछा हुआ है, सही बोल रहा है। क्वेश्चन बैंक आप लोग देखे हैं ना जी? तो अब देखिएगा, वो जो तेज हवा होती है जो वर्षा नहीं कराती है, उसको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी काल बैसाखी, असम में बोर्डो इचिला, ओडिशा में नार्वेस्टर नार्वेस्टर कहते हैं। समझ में आया बाबू ये बात है? आ गया ना? चलिए आगे देखिएगा। अब जानते हैं बाबू, देखो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ से भी भारत में वर्षा होता है, बहुत कम होता है, 3% होता है, सॉरी 3% होता है, लेकिन होता है। पता है बाबू आपको? सुनिए, सुनिए, अरे हीरो सब सुनिए, एक मिनट।
सुनिए, यूरोप महादेश अफ्रीका महादेश के बीच में जो इटलीय भाग है ना, इसको क्या है? ये भूमध्य सागर है। क्या है ये? क्या है? भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर। जानते हैं बाबू, भूमध्य सागर से जैसे जैसे कि हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशन है ना, जैसे हिंद महासागर से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, हाँ या ना? बोलिए। होती है ना? होती है। वैसे ही जानते हैं। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति जो हिंद महासागर से होती है, उसमें नमी होता है, वो वर्षा कराता है ना, वो कराता है ना। तो उसी प्रकार बाबू अगर देखा जाए तो ये जो यूरोप महादेश अफ्रीका महादेश के बीच में सागर है, भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ नामक पवन की उत्पत्ति होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ नामक पवन की उत्पत्ति अगर देखी जाए तो पश्चिमी विक्षोभ नामक पवन की उत्पत्ति जो है आपको भूमध्य सागर से होती है। कहां से होती है? भूमध्य सागर से होती है। भूमध्य सागर से होती है। भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है और यह अपनी उत्पत्ति से पूरब की ओर बहती है। इधर पूरब न है, हो इधर पश्चिम न है, पूरब की ओर बहती है। और यह मिडिल ईस्ट में वर्षा कराती है। फिर आगे चलकर यह भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, विशेष तौर पर ये भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, जो अपने उत्पत्ति से पूरब की ओर बहती है, वह भारत के उत्तर में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में वर्षा कराती है, राजस्थान में वर्षा कराती है, दिल्ली में वर्षा कराती है। और पता है बाबू, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होता है, ठंडा के मौसम में। ठंडा के मौसम में आप एक बात सुनते होंगे न्यूज में, शीत ऋतु में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। वो बर्फबारी जो है ना, पश्चिमी विक्षोभ के वजह से होता है। वो जो बर्फबारी है पश्चिमी विक्षोभ के वजह से होता है। आप कभी काल न्यूज में सुनते होंगे दिल्ली में शीत ऋतु में वर्षा हो रहा है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। और बाबू आप इस बात को समझिएगा कि ये भूमध्य सागर है, ये ब्लैक सी है, काला सागर है, और ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है। पता है, जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, वो काला सागर से भी नमी प्राप्त करती है। काला सागर भी एक जलीय भाग है। कैस्पियन सागर से भी नमी प्राप्त करती है। कैस्पियन सागर भी एक जलीय भाग है। तो पश्चिमी विक्षोभ काला सागर से भी नमी प्राप्त करती है, कैस्पियन सागर से भी नमी प्राप्त करती है, और फिर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा कराती है शीत ऋतु में। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा कराती है शीत ऋतु में। और आप याद कीजिए, अभी शीत ऋतु है, अभी कौन चीज की बुआई होती है? बोलिए। गेहूं ना। गेहूं रबी फसल है या खरीफ? गेहूं रबी फसल है। कैसी फसल है? रबी फसल है। कैसी फसल है? रबी फसल है। रबी रबी। और एक बार है तो गेहूं पर रुकिए ना जी, चना मटर सरसों करने लगे।
एगो एग्जाम्पल समझिए, बाद बाकी काम की। तो आप याद कीजिए, पंजाब कौन चीज के उत्पादन के? गेहूं के लिए ना। तो ये वर्षा पंजाबों में होती है। और जानते हैं, गेहूं को भी दो पानी चाहिए, गेहूं को दो पानी चाहिए ना, एकदम दो पानी चाहिए गेहूं को। फिर धान को तीन पानी चाहिए। औसतन हम बोल रहे हैं, चारों पानी धान को लगता है, वो हम भी जान रहे हैं। ठीक है, औसतन हम बोल रहे हैं। मतलब अब मान लिया जाए शीत ऋतु में गेहूं की बुआई हो गई। अब गेहूं के खेत का पटवन करना है, यानी सिंचाई करना है। अब वर्षा हो गया, तो बताइए किसान के लिए ये लाभप्रद हुआ या नहीं हुआ? बोलिए, हुआ ना। बिहार पुलिस से एक बार पूछा है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक है, खरीफ या रबी? आय? रबी ना, रबी ना। जैसे पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक है, वैसे ही जानते हैं बाबू, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से वर्ष जून जुलाई के माह में होता है। जून जुलाई में धान लगाया जाता है, और धान खरीफ फसल है। यानी यहां से दो बात नहीं निकल करके सामने आया। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होने वाली वर्षा खरीफ फसल के लिए लाभदायक है। ये दो पॉइंट नहीं निकल करके सामने। यही सब तो पूछता है महाराज, समझे? पक्का समझ गए? अब बताइए, बताइए फटाफट बताइए, जितना समझा है उतना याद करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा कौन फसल के लिए लाभ? हाँ, रबी ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होने वाली, हाँ, खरीफ ना। क्लियर? अब आगे बताइए, अब आगे बताइए कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य। यह अपने उत्पत्ति से किस दिशा में बहता है? पूरब ना। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ और भी कहीं से नमी प्राप्त करती है? काला सागर और, काला सागर और, क्लियर? अच्छा, एगो बात बताइए, पश्चिमी विक्षोभ से भारत के कौन भाग में बढ़ता है? उत्तरी। और उत्तरी, पश्चिमी विक्षोभ से भारत में कहां बढ़ता है? उत्तरी और, बोलिए, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी। ठीक है ना बात? अब देखिए, अब देखिए, सुनिए, समझिए। आपको आपको प्रश्न यहां से एक थोड़ा अच्छा पूछ देगा। जम्मू कश्मीर में ठंड के मौसम में बर्फबारी किसके कारण है? पश्चिमी, समझ गए ना? अब कहां पढ़ा है? हाँ, बताइए। प्री मानसून को केरल में क्या कहते? केरल में, कर्नाटक में, कर्नाटक में। अच्छा, गर्मी के मौसम में जो तेज हवा चलती है जिससे वर्षा नहीं होता, उसको पश्चिम बंगाल में क्या कहते? पश्चिम बंगाल में, असम में, असम में, ओडिशा में, ओडिशा में। क्लियर? याद हुआ? अब सुनिए, अब देखिए कुछ चीज और समझना है।
जैसे एगो समझना है बाबू, देखिए ये चैप्टर हम बार बार बोले समझने वाला है, और हर चीज हम कितना बढ़िया समझा रहे हैं। अब एगो टर्म है वृष्टि छाया प्रदेश, एगो टर्म है मानसून प्रस्फोट, एगो टर्म है मानसून निवर्तन, एगो टर्म है मानसून विच्छेद, मानसून विच्छेद। ये सब छोटा छोटा टर्म है और इसका मतलब समझना है। और एग्जाम में जो है इसका मतलब, इसका अर्थ ही आपसे पूछता है, इसका अर्थ ही जो है एग्जाम में आपसे पूछता है बाबू, ठीक है ना? तो सुनिए, समझ, समझाते हैं आराम से, एग्जाम्पल दे दे करके समझाएंगे। वृष्टि छाया प्रदेश, दूसरा है मानसून प्रस्फोट। जानते हैं, एगो मजे की बात बता रहे हैं, एगो मजे की बात बता रहे हैं बिट्टू, सुनिए। जानते हैं, अब जो है जैसे मान लिया बिट्टू सर क्लास नहीं हो लेते हैं ना, तो रूम नहीं जाते हैं, रूम नहीं जाते हैं, मतलब जब तक क्लास का समय रहता है तब तक रुकल रहते हैं। मतलब नहीं समझे, नहीं समझे। जैसे अभी मान लिया जाए कि फाउंडेशन बैच वहां नहीं लिए हैं, ये सब बात तो लोग लिख कर देता है। जैसे मान लिया जाए कि वहाँ फाउंडेशन बैच नहीं लिए हैं, नीचे में आकर के बैठल है, ठीक है। अब जैसे क्लास 8:30 बजे क्लास खत्म होता है, 8:30 बजे के बाद जाएंगे, मतलब मैडम का इतना डर है, मतलब क्लास अगर, इसका मतलब है कि क्लास अगर नहीं लेते होंगे तो मैडम बोलती होगी, क्लास लगाती होगी, काहे छोड़ के आ गए। तो ये एगो फायदा भी है, समझे? तो मानसून प्रस्फोट, फिर मानसून विच्छेद, फिर मानसून निवर्तन। देख रहे हैं मेहरारू का कितना डर होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, मानसून प्रस्फोट को, ब्रस्ट ऑफ मानसून, ब्रस्ट ऑफ मानसून। मानसून विच्छेद को कहते हैं गैप ऑफ मानसून, गैप ऑफ मानसून। मानसून निवर्तन को कहते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, ठीक है ना? अब समझिए, हीरो सब समझिए। फिर एगो चीज और, ITCZ, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इस सब को समझ लेते हैं, ये सब समझ गए तो बस हो गया, और क्या है जलवायु में, थोड़े पूछो कितना है। समझिए एक एक करके, ये 5 टर्म है, और ये पांचों टर्म अगर पूछेगा ना तो इसका अर्थ ही पूछेगा, इसका अर्थ पूछेगा, सामान्य तौर पर यही पूछता है, ठीक है? सुनिए, समझ, इसमें तो बहुत लोग समझ वो करते हैं बहुत बार। वृष्टि छाया प्रदेश, देखिए बाबू, देखिए बाबू समझिएगा, वृष्टि छाया प्रदेश, देखिए आपको, मान लिया जाए कि जलीय भाग, क्या है? जलीय भाग, जलीय भाग, ठीक है।
जलीय भाग, ठीक है। ई मैदानी भाग, यह मैदानी भाग, यह मैदानी भाग, और ई है पर्वत। पर्वत की आकृति सामान्य तौर पर त्रिभुजाकार होती है, और मानचित्र सब में भी आप देखिएगा पर्वत को त्रिभुजाकार आकृति में दिखाया गया है। मानचित्र पर भी जब आप देखेंगे, मानचित्र पर देखेंगे तो उसमें जो है पर्वत को त्रिभुजाकार आकृति में ही दिखाया गया है। अब मान लिया जाए कि जलीय भाग से कोई पवन, किसी पवन की उत्पत्ति हुई, पर्वतीय सॉरी जलीय भाग से किसी मानसूनी पवन की उत्पत्ति हुई। अब जलीय भाग से मानसूनी पवन की उत्पत्ति हुई तो इस मानसूनी पवन में नमी होगा, इस मानसूनी पवन में नमी होगा। अब यह मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, यह पवन मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, यह पवन मैदानी भाग में प्रवेश करेगी। आराम से यह पवन मैदानी भाग में प्रवेश की, आगे जाकर पर्वत मिला, टकराई, पर्वत मिला और टकराई ये पवन। अब पर्वत से टकराने के बाद ये पवन ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठने के बाद जो है यह संघनित हो जाती है, यह मानसूनी पवन संघनित हो जाती है, बादल का निर्माण करती है, और फिर पानी के बूंद के रूप में यह नीचे आती है। तो अब होता क्या है, जब ये पानी के बूंद के रूप में नीचे आती है, जब ये पानी के बूंद के रूप में नीचे आती है, नीचे आती है, तो यह वर्षा पर्वत की पश्चिमी भाग में, ये पर्वत है, इसका पूर्वी भाग है, इधर इसका पश्चिमी भाग। अब आप स्वयं थोड़ा सोचिए ना, स्वयं थोड़ा सोचिए, यहां पश्चिमी भाग से टकराई, ऊपर उठी, अब वर्षा करेगी, ऊपर उठी और वर्षा करेगी, तो वर्षा यही होगा कि वर्षा इधर हो? बोलिए, वर्षा किधर होगा? पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग? पश्चिमी भाग में ही ना होगा। या फिर अगर मान लिया जाए पूर्वी भाग में वर्षा होगा भी तो हल्का फल्का होगा, अगर मान लिया जाए वर्षा होगा भी तो हल्का फल्का होगा, लेकिन पश्चिमी भाग में पूरा वर्षा होता है। तो पर्वत का वह हिस्सा जहां वर्षा ना होता है या वर्षा बहुत कम होता है, यही हिस्सा कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। अब एग्जाम्पल, अब एक रियल एग्जाम्पल कि, तो ये फिगर बना करके हम आपको समझा दिए। अब एक रियल एग्जाम्पल जो सच में होता है, जो सच में होता है। क्या है रियल एग्जाम्पल? भारत के मानचित्र पर आप आइए, देखिए बाबू, ये है मुंबई शहर, इधर है पुणे, 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 और मुंबई और पुणे के बीच में एगो है पश्चिमी घाट। ये है मुंबई शहर और ये है पुणे शहर, और ये दोनों के बीच में एगो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत है ना, बोलिए, है ना हो? अब देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से हुई। यह पश्चिमी घाट से जाकर टकराई, यह पश्चिमी घाट से जाकर टकराई, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर
ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का इधर पूर्वी तट है, इधर पश्चिमी तट है। ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर खूब वर्षा कराती है और पूर्वी तट पर बहुत कम वर्षा कराती है। और पता है बाबू आपको, मुंबई में 500 सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर वर्षा होता है और पुणे में 70 सेंटीमीटर वर्षा होता है। अब आप सोचिए, मुंबई में 500 सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर वर्षा होता है और पुणे में 60-70 सेंटीमीटर वर्षा होता है। तो ये जो पुणे का इलाका हो गया, ये वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। क्या हो गया? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या हो गया? वृष्टि छाया प्रदेश। मतलब किसी भी पर्वत का वह हिस्सा जहां पर वर्षा या तो ना होता है या बहुत कम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं? समझ में आया हाँ या ना? आना गया समझ में? पक्का? ठीक है, अब दूधू को एग्जाम्पल दिया, अब नहीं समझ में आएगा तो अब कैसे समझ में आएगा? बच्चा थोड़े हैं आप लोग माना। तो वृष्टि छाया प्रदेश के लिए आगे है मानसून प्रस्फोट, ब्रस्ट ऑफ मानसून। ये वो बात बताइए बाबू, जब जब शादी विवाह किसी का लगता है, आप बारात लेकर जाते हैं, जाके बम पटाखा फोड़ते हैं खूब। बारात का आगमन होता है, समधि मिलन होता है, फिर बम पटाखा फोड़ते हैं। होता है ऐसा? बोलिए। फिर उसके बाद फिर बारात वापस लौटता है? बोलिए। लौटता है ना? अब वैसे ही सुनिए। जब बाबू जब जैसे दुल्हन भी नई नई आती है, फिर ना शुरुआती एक सप्ताह कितना चमकती है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। ठीक है। अब फिर नई दुल्हन आती है तो कुछ दिन के बाद वापस लौटती भी है अपने नहरा। नहरा ना, मायके। हाँ वही मायके या नहरा। लौटती है ना जी। जो आया है उसको जाना है। लेकिन जब नई नई आती कितना चमकती है, एकदम उसका पायल का झंकार सुनाई देगा आपको। तो ऐसा तो सुनिए, भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। भारत में मानसून का जो आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में होता है। अब एक और एग्जांपल आप सुनिए। आप जब खा पी करके सोते हैं, सुबह में उठते हैं, कितना एनर्जी होता है आपको? एकदम एनर्जी होता है। लेकिन 2 से 3 घंटा पढ़िएगा, एनर्जी डाउन हो जाता है। फिर खाते हैं, फिर एनर्जी होता है, फिर आप जो है पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब उसी प्रकार से जानते हैं बाबू, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में होती है और यह जाकर के पश्चिमी घाट से टकराती है, तो गरज तरज के साथ, पूरा गरज तरज के साथ पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर खूब वर्षा कराती है। खूब घनघोर वर्षा होता है, घनघोर वर्षा होता है, एकदम बिजली कड़केगा, वज्रपात गिरेगा, मूसलाधार बारिश होगा।
गरज तरज के साथ। आप याद कीजिएगा जून के माह को स्पेशली आप याद कीजिएगा, जब मानसून का आगमन होता है ना, आप इस चीज को एहसास, इस चीज को अनुभव किए होंगे। जून के माह में जब मानसून का आगमन होता है, खूब गरज गरज के साथ मूसलाधार बारिश होता है, मूसलाधार बारिश होता है। तो ऐसा जब जून के माह में हो ना, तो आप समझ जाइए मानसून का आगमन हो गया है, मतलब वर्षा ऋतु आ गया है, वर्षा ऋतु आ गया है। लेकिन जब यही मानसूनी पवन आगे बढ़ती है, तो इसमें नमी की मात्रा में कमी आती है, नमी की मात्रा में कमी आती है। बराती जाते हैं, पटाखा बम फोड़ते हैं, और कुछ देर के बाद शांत होते हैं, हाँ या ना। पहले तो बिहार में शराब था, शराब चालू था, तो युवा सब जो है शराब पी करके खूब नागिन डांस करता था। अब देखते हैं, अब नागिन डांस देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। अब तो पुरुष सब शांत हो गया है, अब महिला सब खूब नाचती है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है बिहार के भीतर शादी विवाह जैसे फंक्शन में। अब पुरुष एकदम शांत रहता है, उसको टॉनिक मिलवे नहीं किया है, उसको टॉनिक मिलेगा तब ना वो नागिन डांस करेगा। पहले पुरुष सब जो है खूब नागिन डांस करता था दारू पी करके, अब सब एकदम शांत ऐसे बैठल रहेगा, समझे? हैं? सुनिए, तो अब एक बात बताइए, जैसे जैसे ये मानसूनी पवन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें नमी की मात्रा कम होते जाती है, नमी की मात्रा कम होते जाती है, और फिर कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। तो मानसून प्रस्फोट, एक शब्द में अगर कहे, मानसून के आगमन को, यानी वर्षा ऋतु के आगमन को, मानसून के आगमन को यानी वर्षा ऋतु के आगमन को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। वर्षा ऋतु के आगमन को मानसून प्रस्फोट कहते हैं, मानसून के आगमन को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का आगमन होता है केरल के तट पर सर्वप्रथम। जून के मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है, पूछा जाता है मानसून का आगमन कब होता है, तो जून के प्रथम सप्ताह में। कौन तट पर? केरल के तट पर। कौन तट पर? लेकिन एगो बात बताइए, ठीक है वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर, तो क्या जून में वर्षा शुरू होता है, सितंबर तक लगातार होते रहता है? बोलिए, होता है? वर्षा हुआ, फिर रुक गया, फिर हुआ, फिर रुक गया, फिर हुआ, फिर रुक गया, ऐसा होता है? बोलिए, होता है ना हो? तो ये जो मानसूनी काल में रुक रुक कर वर्षा होता है, इसी को मानसून विच्छेद यानी गैप ऑफ मानसून कहते हैं। गैप ऑफ मानसून देखिए ना, शब्द में तो सब चीज है, गैप ऑफ मानसून, गैप ऑफ मानसून। मानसून यानी वर्षा, गैप मतलब रुकना। तो मानसूनी काल में यानी वर्षा ऋतु के काल में जो रुक रुक कर वर्षा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मानसून विच्छेद, उसी को हम लोग कहते हैं मानसून विच्छेद। और इसके बाद मानसून निवर्तन। एक बात बताइए, बारात आएगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। और कल हम एक बात बताए थे, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, लेकिन जैसे ऋतु परिवर्तन होता है वैसे ही लौटती है। उसको लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। बोलिए,
तो मानसून जो रिटर्न होता है, जो रिटर्न होता है, मानसून के वापस लौटने की घटना को हम लोग मानसून निवर्तन कहते हैं। मानसून के वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? मानसून निवर्तन। क्या कहते हैं? मानसून के वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? मानसून निवर्तन। क्या कहते हैं? हैं? और जब मानसून वापस लौटता है ना, साफ आकाश होता है, आकाश साफ हो जाता है। आप देखिए ना, अक्टूबर के माह में, नवंबर के माह में एकदम साफ आकाश आपको नजर आएगा। उस आकाश में बादल और नजर नहीं आएगा। जब बारात लौटता है, लौटते लौटते सुबह नहीं हो जाता है? सुबह में आसमान साफ नहीं होता है? ऐसे करके याद नहीं रख सकते हैं? देखिए, ई एकदम सरल भाषा में समझाए। अब किताबी भाषा में वर्ड सब देगा, लेकिन समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आंसर टिक कर लीजिएगा ना, अगर किताबी भाषा में देगा तो नहीं कीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। तो बताइए, मानसून के आगमन को क्या कहते? मानसून, मानसूनी काल में रुक रुक कर वर्षा का होना क्या है? मानसून और मानसून का वापस लौटना। मानसून क्लियर। वृष्टि छाया प्रदेश, मानसून प्रस्फोट, मानसून विच्छेद, मानसून निवर्तन क्लियर। अब ITCZ समझा है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। बोलिए, समझा है? आइए, देख रहे हैं जून में, 1 जून केरल के तट पर, 5 जून कर्नाटक के तट पर, फिर जो है आपको 10 जून महाराष्ट्र के तट पर, 15 जून राजस्थान गुजरात, गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पर, फिर जो है 1 जुलाई राजस्थान, 15 जुलाई राजस्थान के पश्चिमी भाग। जून प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर सबसे पहले मानसून टकरा रही है, कि जो रेड कलर में है, नजर आ रहा है? देखिए बिहार तक कब पहुंचती है, देखिए ना, बिहार तक है हीरालाल सब, देखिए ना, 10 जून बिहार तक कब पहुंचती है। और देखिए बिहार में है, देखिए हीरो सब है, देखिए इस प्रकार से पहुंचती है। इसी वजह से आप बिहार में देखिएगा, सबसे पहले बिहार का जो पूर्वी हिस्सा होता है वहां पर वर्षा होता है। बिहार के पूर्वी हिस्सा में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, और सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में कहाँ होती है? किशनगंज किधर है? पूरबे में न है? तो किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा क्यों होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मानसून जो है 10 जून तक पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे ना, मतलब उसकी नमी की मात्रा में कमी होती है। बात समझे? अरे हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना किसी कारण का कुछ हो ही नहीं सकता है। समझे? अब सुनिए, ITCZ, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। सुनिए, एक लाइन है, कुछ ना है। अब क्या है, बाप रे, पहाड़ है क्या है, कुछ ना है। आप जानते हैं क्या है? बस आपको कोई आज तक समझाया नहीं है बढ़िया से, इसी वजह से आपको लगता है तोप है। कुछ हो ना है। सुनिए,
एक बात बताइए, पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है? बोलिए, गुजरती है ना? जिसको हम लोग भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं ना, वो कहते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिएगा आप, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जानते हैं बाबू, पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, और संभवतः एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर मानव निवास करता है। इसी वजह से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता, अद्भुत ग्रह, अद्भुत ग्रह। और हाल में एगो नया गैलेक्सी का खोज हुआ है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। हाल ही में एगो नया गैलेक्सी का खोज हुआ है, उसका नाम है अलकनंदा। ये करेंट का न्यूज है, 2-4 दिन पहले का न्यूज है, 2-4-5 दिन पहले का न्यूज है। देखिए बाबू, कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी को पृथ्वी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है सूर्य से, सूर्य से। जैसे परिवार है, परिवार में पिताजी कमा रहे हैं, सबको पैसा कहां से मिलेगा? पिताजी से न मिलेगा। वैसे ही सौर परिवार है, सौर परिवार में ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, सब है। लेकिन उसमें उष्मा और प्रकाश जो है सूर्य के पास ही है। तो सौर परिवार के अंतर्गत ग्रह हो, उपग्रह हो, सबको उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से ही होती है। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी को भी उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से ही होती है। पृथ्वी एक ग्रह है, उसको उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से ही होती है, उसको उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से ही होती है, सूर्य से ही होती है। तो अब समझिए बाबू आप, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सालों भर लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सालों भर लंबवत पड़ती है, सालों भर, सालों भर लंबवत पड़ती है, सालों भर लंबवत पड़ती है, सालों भर लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सालों भर लंबवत पड़ती है, सालों भर, सालों भर लंबवत पड़ती है। जिस वजह से यहाँ पर हमेशा गर्मी होता है। तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जो, विषुवत रेखा पर जो सालों भर, विषुवत रेखा पर जो सालों भर गर्म पेटी का क्षेत्र पाया जाता है, गर्म पेटी का क्षेत्र पाया जाता है। और गर्म पेटी के क्षेत्र के वजह से यहां पर लो प्रेशर बेल्ट होता है, लो प्रेशर बेल्ट, निम्न वायुदाब पेटी। देखिए होता क्या है समझिएगा, कल एक बात बताए, जो हल्का आदमी है चरफर करेगा इधर उधर, जो मोटका है थपड़ के बैठ जाएगा, आराम से बैठल रहेगा। ठीक है, तो गर्म हवा हल्का होता है, ऊपर उठ जाता है। ठंडी हवा भारी होती है, नीचे बैठल रहती है। ठंडी हवा भारी होती है, नीचे बैठल रहती है, उसको उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर उठ जाती है, वहां निम्न वायुदाब पेटी होता है, वहां निम्न वायुदाब पेटी होता है, वहां निम्न वायुदाब पेटी होता है। और हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। तो जो निम्न वायुदाब पेटी होता है, वहां पर ठंडी हवा आने का प्रयास करती है। बात समझिएगा आप थोड़ा सा, विषुवत रेखा
0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, यहां सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है। आप दोपहर के समय में बताइए, दोपहर के समय में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों होता है? दोपहर के समय में सबसे ज्यादा गर्मी इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, जिस वजह से दोपहर के समय गर्मी होता है। अब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती है, तो यहां पर सालों भर गर्मी होगा या नहीं होगा? अब यहां सालों भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, तो यहां पर गर्मी होगा या नहीं होगा? बोलिए, बोलिए, गर्मी होगा ना? गर्मी होगा, और गर्मी होगा, गर्म हवा होगा। अब गर्म हवा ऊपर उठेगा, तो इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायु दाब पेटी होगा या उच्च वायु दाब पेटी? निम्न वायु दाब पेटी होगा। अब समझो, बस यही तो है। अब इसको बोल देते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, उस निम्न वायुदाब पेटी को ही ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। क्या है इसमें बताइए? कुछ है? बोले थे ना कुछ ना है। एक लाइन में कह सकते हैं, एक लाइन में ये कह सकते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है उसी को उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। और विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब पेटी क्यों पाई जाती है? क्योंकि सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती है, इसी वजह से हवा गर्म होती है, और गर्म हवा हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठ जाती है। इसी वजह से इस क्षेत्र में लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है उसी को ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। समझे? बोलिए, पक्का? और जानते हैं पेंडुलम देखे हैं? पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन पर पढ़ाए, उसमें पेंडुलम बताए हो, एकदम बताए हो, बताए ना? अब सुनिए, अब सुनिए कि जानते हैं पेंडुलम स्थिर होता है, इधर आगे पीछे होते रहता है। बोलिए, वही हाल है ITCZ का, स्थिर नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। ITCZ जो है स्थिर नहीं रहता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा। क्यों पता है? क्यों? क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई कोई ना कोई रीजन होगा ना जी। है, रीजन है, रीजन है। इसका रीजन क्या है जानते हैं? सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का दक्षिणायन होना। अब सूर्य का उत्तरायण होना और सूर्य का दक्षिणायन होना क्या है, इसको हम समझाते हैं, परेशान नहीं होना है। लेकिन एक बात, ITCZ समझो नहीं यार, यहाँ तो उधर क्या देख रही है? ज्यादा लिखने का मन है तो लिखो, लिखिए बाबू, इधर उधर मत देखिए, हमको देखिए, कितना सुंदर सुंदर बात बताते हैं। उधर देख रही, चलिए सुनिए,
तो ये बात दिमाग में जा रहा है, ITCZ स्थिर नहीं है बल्कि पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे होते रहता। ये बात दिमाग में पहले जाने दीजिए, फिर क्यों समझाएंगे। ITCZ स्थिर रहता है या ऊपर नीचे होता है? बोलिए, ऊपर नीचे होता है ना। अब क्यों होता है? तो सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन के वजह से। क्यों होता है? सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन के वजह से। अब सुनिए आगे, देखिए बाबू, देखिए आप सब लोग कल एक जाने हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। पढ़े हैं ना, पहले तो पढ़ाए। सुनिए, अब देखिए बाबू, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा। एक बात आप जरूर पढ़े होंगे, 21 जून 21 जून 21 जून 21 जून 22 दिसंबर पढ़े हैं। क्या होता है 21 जून? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, अब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हाँ होता है। क्यों होता है पता है? सुनिए सुनिए सुनिए, अब दिन बड़ा होना छोटा होना इसका क्या मतलब? अरे यार, है सुनिए, है सुनिए सुनिए, एक मिनट। अभी दिन छोटा होता है कि बड़ा? छोटा होता है। काहे कहते हैं ये बात? सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, नहीं होता है सूर्यास्त जल्दी। 5 या 5:30 बजे जो है किरण डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है। और गर्मी के दिन में याद की 6, 6:30 बजे। हैं? बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि दिन जो है 24 घंटा के बदला 26 घंटा का हो जाता है। दिन रात मिला करके 24 घंटे का होता है, लेकिन होता है कि दिन 12 घंटा 10 मिनट का हो गया, तो रात हो गया आपको 11 घंटा 50 मिनट का। दिन 12 घंटा 10 मिनट का हो गया, रात हो गया 11 घंटा 50 मिनट का। दिन 12 घंटा 10 मिनट का हो गया तो दिन बड़ा हो गया, रात 11 घंटा 50 मिनट का हो गया तो रात छोटा हो गया। और एक बात जानिए, जो स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होता है, उसका ठीक विपरीत होता है। जैसे अभी हम लोग भारत उत्तरी गोलार्ध में, अभी भारत में ठंडा है ना, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा अभी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा अभी। ठीक विपरीत स्थिति होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की। अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो स्थिति होता है उसका ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होता है, उसका विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अब सुनिए, जानते हैं बाबू, 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। सुनिए सुनिए सुनिए, 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस वजह से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। अब एक बात बताइए, 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही है, तो 21 जून के समय आप याद कीजिए गर्मी कितना तेज होता है कि नहीं होता है? बोलिए, होता है ना।
और एक बात और बताइए, ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, बोलिए, गुजरती है ना, गुजरती है ना। तो अब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो 21 जून को भारत में एकदम गर्मी होता है, हाँ या ना। और अगर भारत में गर्मी है तो गर्मी है तो गर्म हवा हल्का उठ गया, तो भारत में उस समय लो प्रेशर बेल्ट या हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। और भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर में यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर। फिर हाई प्रेशर बेल्ट से जो है लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवा चलती है और फिर भारत में वर्षा होना शुरू हो जाता है। तो समझ में आ रहा है भारत में जूने में वर्षा क्यों होता है, इंद्र देवता ऊपर से नीचे आ जाते हैं, है? नहीं ना, कि सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर, जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, वहां पर लो प्रेशर बेल्ट होता है, हिंद महासागर में हाई प्रेशर बेल्ट होता है, और हवा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर जाती है, जिस वजह से जून जुलाई के माह में भारत में वर्षा होता। समझ में आया? तो अब जब 21 जून को जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही है, तो 21 जून को ITCZ कहां होगा, कहां होगा, कर्क रेखा पर होगा। 21 जून को ITCZ कर्क रेखा पर होगा, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, यहां पर गर्मी होता है, गर्मी होने की वजह से लो प्रेशर बेल्ट होता है। और आपने ITCZ का मतलब क्या समझा है, जहां निम्न वायुदाब पेटी हो उसी को कहते हैं ITCZ। बताइए, ITCZ विषुवत रेखा से उत्तर की ओर खिसका कर्क रेखा पर आया, बताइए, आया ना। उसी प्रकार, उसी प्रकार, और ये सब इसलिए भी होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका कारण ये भी है क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है कि नहीं करता है, बोलिए ना। पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है, इसी वजह से दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो दिन है तो दिने रह जाएगा, रात है तो रातें रह जाएगा। लेकिन दिन और रात होता है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, इसी वजह से दिन और रात होता है। आप देखते होंगे मौसम परिवर्तन होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, इसी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। ये पूछा गया है आपके बिहार दरोगा एग्जाम, पूछा हुआ ये क्वेश्चन, दिन और रात क्यों होता है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं, उस वजह से दिन और रात होता है, उस वजह से दिन और रात होता है। पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमण, सूर्य का चक्कर लगाता है, इस वजह से ऋतु परिवर्तन होता है, इस वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। अब आगे समझिए, जैसे ITCZ उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर गया, वैसे दक्षिणी गोलार्ध में एक होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। तो मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तो मकर रेखा पर गर्मी होगा, और गर्मी होगा तो गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठ जाएगी, और फिर यहां निम्न वायुदाब पेटी बनेगा, और जहां पर निम्न वायुदाब पेटी होता है वहां पर क्या होता है, ITCZ। तो आप देखिए, ITCZ विषुवत रेखा से उत्तर खिसका, फिर दक्षिण खिसका,
अब सूरज की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमक रही है। तो यहां पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा कि ठंडा है? गर्मी। क्या होगा? अभी देखिए दिसंबर माह चल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडा, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। बात समझ में आया है? क्या? अरे बात समझे जी, बात थोड़ी है ना उल्टा हुआ कि सीधा हुआ। कैसे यो हुआ ना, बस हो गया। सुनिए, समझ में आया सब बात, लेकिन फिर भी जलवायु नहीं खत्म हुई, अभी और भी है। लेकिन समझ में आ रहा है। जलवायु इतना बढ़िया समझे थे आप लोग पहले? नहीं ना समझे तो इंडियन ज्योग्राफी में एक ही टॉपिक है समझाने वाला, वो है भारत की जलवायु। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने में एक ही चैप्टर में मजा आता है, वो है जलवायु। समझे? और और क्या समझिएगा? और पढ़िए ना, रुकिए ना। ना, चलिए, इतना समझ ना गए? कल, हाँ कल एकदम टेस्ट होगा, 100% कल टेस्ट होगा। ठीक है, कल हम अभी जाकर के सबसे पहले वही काम करेंगे। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय सब। आप बायोलॉजी पढ़ेगा, बाहर है बाहर। चलिए निकलिए दीदी जी लोग। देखिए, क्लास छुटाने की फोन पे लग गई।